अस्सलाम वालेकुम। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, बल्कि उससे पहले इंतखाबी नताइज आने के बाद बहुत से मराहल ऐसे थे जहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ उस वक्त तो बाकायदा अभी अपोजिशन वाली थी भी नहीं, हुकूमत बनाने की भी पोजीशन में आ सकती थी, फ़ैसले किए, लेकिन कभी आसिफ अली जरदारी का कोई माजी का बयानिया याद आ गया और कभी शहबाज शरीफ के सड़कों पर घसीटने के बयान जो थे वो रुकावट बन गए। किसी मौके पर भी अपोजिशन वाले इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन एक ऐसी स्टेज आई है जिसके ऊपर आज इमरान खान ने सुबह सवेरे ट्वीट किया कि ये NRO लेने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ करप्शन की तहकीकात ना आगे बढ़ सकें। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अगर इसलिए बन रहा है कि कोई NRO मिल जाए तो ये मदर ऑफ़ ऑल NROs होगा, तो तब ये तरीक़ाकार हो सकता है, वैसे तो हो नहीं सकता। NROs जो माजी में आए थे वो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गए थे, सेम रिपीट भी नहीं हो सकता। उसका अंजाम जो पहले हुआ था दोबारा वाले का भी वही होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी फेक जो अकाउंट्स का केस है उसके मामले में फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) लग के नाहली का शिकार है और इस वक्त जेल में है, अल अजीज़िया की सज़ा भुगत रहे हैं, दूसरे में उनकी ज़मानत का मामला चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब 90 दिन के हिरासत के अंदर है नैब की। हतमी तौर पर किस केस में क्या होना है अभी हमें भी मालूम नहीं है, आगे चलेगा मामला तो पता चलेगा। इस तरीके से तो अकाउंटेबिलिटी भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन NRO कौन देगा, किस तरीके से आएगा, कौन सा ऐसा सेटअप है, मैकेनिज़्म है जहाँ बातचीत तय पा रही है। कल 2 बयानात थे बड़े मानी खेज हाउस के अंदर, एक आसिफ अली जरदारी का और दूसरा शहबाज शरीफ का, और दोनों ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि जितनी पाकिस्तान को असिस्टेंस मिली है वो फ़ौज की वजह से मिली है, इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिली। तो ये एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट थी कि आपके उधर शाबाशी दे रहे हैं, इस वाले को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा खुल के वाज़ेह अंदाज में एक पोजीशन उन्होंने इख्तियार कर ली। उसके बाद आज अपोजिशन की मीटिंग होती है जिसमें अपोजिशन के जो मेन लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हमारा इत्तेफाक राय हो गया। पहले मैं आपको वो बयानात सुनवा दूं जहां पर अपोजिशन लीडर्स ने, आज हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट्स हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब का है बयान, फिर बिलावल भुट्टो का है बयान। 3 नुकाती एजेंडा तय पा गया बिलावल भुट्टो। पहले यही से स्टार्ट करते हैं, दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। जी प्रोड्यूसर साहब, या ये फैसला भी किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी जो है ये आगे का अमल भी तय करेगा। हमारा जो COD है इसको रिविजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल हैं उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है आज कि सारे के सारे अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप जो है हम साथ मिले हैं और हमने ये 3 पॉइंट एजेंडा तय किया है कि मुआशी हकूक़, इंसानी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई और ये तय पाया है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 5 महीनों में PTI हुकूमत की बदतरीन किस्म की इनकॉम्पिटेंस, गफलत और इंडिफरेंस की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान इस वक्त पूरे मुल्क में वो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर ये इस हुकूमत की बदतरीन नाअहली का सबूत। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के बयान देख लिए। जरदारी साहब का इत्तेहाद के ऊपर क्या बयान है वो भी दिखा दें। जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा। हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत जज्बाती हैं जी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वो बयान दिखा दिया जो जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने का था। भाई वो दिखा दें जिसमें आज इत्तेहाद हुआ, पहले वो तो दिखा दें। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो जाएगा, अभी इत्तेहाद हो गया जनाब। आज जो पैनल है हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, तर्जमान है वज़ीर आज़म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं, और इम्तियाज़ शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप ही से आगाज़ कर लें पहले। चंद साहब, आज तर्जमान भी हैं आप वज़ीर आज़म के, NRO देने जा रहे हैं या नाकामी का सेहरा जो है उसके एवज़ में आपको ये आज ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का तोहफ़ा मिल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए जी, मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी अलग-अलग चीज़ है। जहाँ जमहूरियत, अगर तो अपोजिशन जमातें ये कहें कि हम जमहूरियत को
बेहतर के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए, हम आवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए, खा महंगाई हो, खा अमन व अमान हो, खा जुडिशल सिस्टम की कमज़ोरी हो, खा लोड शेडिंग हो, खा एनर्जी क्राइसिस हो, खा काश्तकारों की बदहाली हो, ये ऐसे मसाइल हैं जो जमहूरियत के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए हम बेहतरी कर सकते हैं। इदारों की रिवैम्पिंग हो, खा रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, खा हमारा PIA की हालत हो, खा रेलवे की हालत हो, खा स्टील मिल की हालत हो। अगर तो ये एजेंडा है अपोजिशन का तो बिस्मिल्लाह करें, हम अपोजिशन के साथ खड़े होंगे, हम हाथ भी फैलाएंगे। लेकिन अगर ये एजेंडा है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं हो रही है, एहतसाब गलत हो रहा है, या हम इकट्ठे होंगे तो प्रेशर टैक्टिस होगा, जो वो खुद कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि वो अगर इस जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे इस पॉइंट्स पे इकट्ठे होंगे तो हमने खुश आमदेद उनको कहते हैं। जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट के अंदर मैं समझता हूँ ये कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया है। पार्लियामेंट के लिए या जमहूरियत के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना हक अदा करेंगी हम वेलकम करेंगे उनको। वज़ीर आज़म ने क्यों कहा कि NRO लेने के लिए इकट्ठे हुए? देखिए, वो अपोजिशन कह रही है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट्स करूंगा। वो प्राइम मिनिस्टर की क्लियर NRO आप दे रहे हैं, कोई किसी NRO प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर स्टेटमेंट दे दी है, अब उसके ऊपर मजीद मैं कोई बात नहीं कर सकता, ना मुझे कुछ रोशनी तो डालें, कहाँ से आ रहा है NRO? इंटरप्रिटेशन देखें, जो इंटरप्रिटेशन है NRO की, ये सब सारी कौम को पता है कि इसके कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं, कौन कौन देता है, कौन कौन लेता है और किस तरह लिया जाता है, किस तरह सिस्टम बचाओ की तहरीक शुरू की जाती है, वोट को इज़्ज़त दो से शुरू होकर सिपा सालार की तारीफ तक काम पहुंच जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो मैं तो पॉजिटिव जो चीज़ें जानी चाहिए। जो NRO देते हैं क्या उनसे अपोजिशन का रब्ता है? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त ये तो अपोजिशन वाले बता सकते आप हैं, बता दें, प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मैं बेतुकी खुर्रम साहब वज़ीर दिफा भी रहे हैं, इनको ज़्यादा खबर है। अपना अपोजिशन की वो अपनी बात बता सकते हैं, ये बताइए खुर्रम साहब। पहले तो मैं अपने भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर मुबारकबाद ये है कि इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसमें 4 महीने नहीं लगे, ताकि हमें बाद में पता ही ना चलता कि हम तो तर्जुमान साहब समझते रहे और 4 महीने पता चला कि तर्जुमान नहीं थे। बड़ी इनको मुझे पहले पता था, मैं नोटिफिकेशन लेके आता, आप कहते बात तब करनी, पहले नोटिफिकेशन दिखाओ, स्क्रीन पे डालो, मुझे वो पता चले कल फुआद चौधरी बयान ना दे दे। क्योंकि जो है वो ट्वीट के जरिए जो तर्जुमान बने हैं वो उनके हालात हम देख चुके हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि एक जो है मेरे भाई डेमोक्रेट हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल कारकुन है। जो बात इन्होंने की है कि NRO की, देखिए NRO तो खुद वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब को दिया जब उन्हें इस्लामाबाद का मास्टर प्लान अमेंड कर दिया, रेगुलराइज करने की आदत हो गई। अब देखिए ना, अगर बनी गाला रेगुलराइज होता है, ये NRO ही है ना। अगर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो ग्रैंड हाइट है, वो जो जिन अरबों की जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो रेगुलराइज कर दिया ना, तो जो लोग ख्वाजा आसिफ की भी है, हाँ होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है, मेरा पॉइंट ये है कि अरबपतियों को रेगुलराइज करने से पहले फिर वो जो एम्प्रेस मार्केट में हज़ारों लोगों की छतें कराई हैं गरीबों की, उनको भी मौका देते, वो भी चंद पैसे जोड़ के रेगुलराइज करा लेते। NRO ले लेते ना जी। ये इश्यूज जो हैं इनको गौर करना चाहिए कि NRO इस तरह के मामलात में जब हमें नज़र आएगा कि वही नैब का ऑर्डिनेंस है जिसमें शहबाज शरीफ 90 दिन से अंदर है, लेकिन जो हुकूमती वज़रा हैं उनके ऊपर वही चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, उसी तरह की इंक्वायरियां चल रही हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो NRO तो इनको मिला हुआ है ना जी, NRO मिलकर ही ये हुकूमत में आए हैं। तो जो इनकी खराबियाँ हैं उसके ऊपर तो रोशनी डालेंगे। आप लोगों में ये कैसे तब्दीली आई, उसकी कुछ रोशनी डालिए, हमें पता चले। वो पेट फाड़ने से हमारे पैसे दो, वापस जाओ, पेट फाड़ के निकाल लेंगे और उससे जफ्फी डाल के गले मिलने तक, ये सफ़र कैसे तय हुआ? जी, सबसे बड़ा ये थी ये रियलाइजेशन जिसका जिक्र भी हुआ कि 2006 में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान में जमहूरी पार्टियों को कभी भी दुश्मनी के लेवल पर नहीं जाना चाहिए। वो हमेशा मुखालिफ रहें, मुखासमत रखें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें,
लेकिन जब इस तरह का इशू आए कि हमने आपस में बात ही नहीं करनी, उसका कभी भी पाकिस्तान की जमहूरियत को, पार्लियामान को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो ये जो गुफ्तगू है हो ही नहीं सकता। हाँ, कि लेकिन अभी लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब था, शहबाज शरीफ को डिच करने के लिए लाहौर में टीम भेजी गई थी बताने के लिए कि किसी और को नॉमिनेट कर दें, आपको वोट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन आप देखें ना फिर क्यों किसके हालात का पलटा, वो जो दुश्मनी की हद तक गई फिर पीपल्स पार्टी। नहीं, वो दुश्मनी नहीं थी, उनको भी आप अपनी जान बचा रहे थे, वो अपने केस बचा रहे थे। दुश्मनी की हद देखिए ना, उन्होंने 3 दफा पाकिस्तान के 3 आला तरीन मुंतखब ओहदों के इंतखाब पर जो है वो मुस्लिम लीग नून को दुश्मनी की हद तक गए। वो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में गए, वो वज़ीर आज़म के इंतखाब में गए, वो सदर पाकिस्तान के इंतखाब में गए। उन्होंने उसमें रुकावट डाली, जिस रुकावट का फ़ायदा जो है वो हुक्मरान पार्टी को हुआ। रुकावट आपके लिए डाल के कहीं अकोमोडेट किया किसी को? उन्होंने कोशिश की, अब उनको ये समझ आई, कोशिश क्या की, अकोमोडेट किया। उन्होंने अकोमोडेट हुए, उनके पास इनकी हुकूमत भी है और उनको भी जो है एक हद तक शायद ऑलरेडी किसी फॉर्म में NRO मिल गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने GIT की रिपोर्ट को रद्दी में फेंक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने ना ही उनका NRO मिल गया। देखिए ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कोई हिदायत नहीं दी कि रेफरेंस फाइल करने, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुपरवाइजिंग जज नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 6 महीने में ट्रायल का फैसला चाहिए। तो उनकी 62(1)(f) भी नहीं लगाई, GIT 62(1)(f) भी नहीं लगाई। तो लिहाजा वो आई थिंक वहां उनकी हद तक तो उन्होंने अपना जो रिलीफ लेना था मुस्लिम लीग नून की मुखासमत करके वो उनको मिल गया। लेकिन आपकी भी तो जमानतें हो गई। वो तो पहले तो जो ऑब्जर्वेशन आई थी तो हम तो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या फांसी बंदा ही ना लगे। जी देखिए, अब ये जो बात है हम जमानतें होने की, अदालत आलिया जो है, हम सिर्फ अब आजकल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चूंकि हमें इस मामले में अदालत को बुरा कहना या अच्छा कहना, इस मामले में तो अदालत को बुरा अच्छा नहीं कहे, लेकिन फैसलों की साख के ऊपर 2 फैसले हैं ना। इज देयर एनी गिव एंड टेक? आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले ऑब्जर्वेशन तो लगा था कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिस्टेक कर दी है, पकड़ के इसको भी अंदर बंद। गिव एंड टेक अगर होता तो नवाज शरीफ जेल के अंदर ना होता। मरियम के लिए गुंजाइश पैदा हो रही है तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ। दूसरे केस में भी उनकी कन्विक्शन ना होती ना, तो मैं फिर कहूंगा कि GIT रद्दी कर दी, सुपरवाइजिंग जज नहीं लगाया, नैब को रेफरेंस का नहीं कहा, अलबत्ता नवाज शरीफ आज भी जेल में। बेल हो जाएगी, बेल हो जाएगी। मरियम के लिए रास्ता तो खुला नहीं। मेरे ख्याल में मियां साहब वैसे भी अच्छी बात के लिए भी खुल गया। तो लेकिन जो एक बात जरूर है, अगर मेरे भाई इजाजत है, देखिए इनको हुकूमत को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस तरह अपोजिशन को मुस्तकिल बुरा भला कह के ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चला सकते। पॉसिबल नहीं। मैं सिर्फ ये नहीं बुरा भला, देखिए जो बार बार सिंध हुकूमत के ऊपर जाकर ये हमला करते हैं, बार बार गुफ्तगू करना, हिंट भी देना कि हम इस मुंतखब हुकूमत को चेंज करना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आज भी कराची में मैं कल हमारी मीटिंग जो हुई थी, मैं तो फर्स्ट टाइम उस मीडिया कमेटी के इस लेवल पे मीटिंग में बैठा था। यकीन जानिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा है कि रवैया वज़रा का भी आजिज़ाना होना चाहिए। कोई ऐसी किसी की जाती बात ना करें, किसी की फैमिली के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर। किस वजीर को उन्होंने हिदायत दी बताइए, मैं देखूं उस पे कोई ओवरऑल टोटली होना, जनरल अपने स्पोक्स पर्सन को जो मीडिया पे जाते हैं या पार्लियामेंट में जो होते हैं कि किसी पे जाती अटैक ना करें। मुझे लगता है सिर्फ संजीदगी से आप ही ने लिया इस बात। बहरहाल मैं आपको बेशक, मैं प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल राइट साइड पे बैठा था, मैंने तो सुना है दोनों कानों से। तो बिल्कुल कहा, कोई सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कोई ये गवर्नर राज वाला या ये जो इशू है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ये इशू ही कोई नहीं है। रूल आउट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत गिराने का इरादा नहीं है? बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, सिंध हुकूमत नहीं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोई इरादा नहीं है, कोई ऐसा इरादा नहीं है अनडेमोक्रेटिक तरीके से। डेमोक्रेटिक वे में आपके डेमोक्रेटिक वे में फाइटल नहीं कराएगा, वो तो उनके अपने MPs या अपने को लोकल वहाँ के जो अपने जो MP असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर किसी गवर्नमेंट को गिराना चाहें, किसी भी गवर्नमेंट को, तो आप कैसे रोक सकते हैं? पीपल्स पार्टी के बंदे सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से आप तोड़ सकते हैं, वैसे वो आपकी। मैं आपको ये बताऊं, हम हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे ना हम तोड़ेंगे। अगर कोई खुद अपनी कोई अंगड़ाई लेना चाहे, खुद कोई बगावत करना चाहे, तो वो ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना खुरम साहब रोक, ना पंजाब में रोक सकते हैं, ना KPK में आप रोक सकते हैं। अगर इम्तियाज शेख साहब, पहले तो ये NRO के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, ये NRO कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने मैं याद रखा, मैं तो समझा शायद आप भूल ही गए मुझे। दूसरी बात, चंद साहब को मुबारकबाद हो, हमारे साथी रहें, उनको भी ओहदा मिल गया, तो इंशाल्लाह इन जैसे लोग अगर रहेंगे तो शायद कुछ उम्मीद बनती है तहरीक इंसाफ में, कुछ शाइस्तगी की और कुछ
लिहाज की और कुछ लोगों के जमहूरियत को बेहतर चलाने के लिए। तो आपने एनआरओ की बात की और मैं ये कहता हूँ कि कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। इधर से खुर्रम दस्तगीर खान ने भी पीएमएलएन से और उधर से इम्तियाज शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वार्मली ग्रीट कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल वर्कर मेरे ख्याल में उसके लिए जी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये इज्जत अफजाई है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच जी इम्तियाज तो जी कोई एनआरओ नहीं मांग रहा, न किसी ने एनआरओ मांगा और न ही ये हुकूमत या वजीर आजम एनआरओ देने की पोजीशन में भी हैं। और सर कौन है इस पोजीशन में? खुर्रम साहब ने बात की सर इस पोजीशन में है कौन? तो फिर आपको भी पता है, मुझसे क्यों पूछते हैं? सर लेना आपने है इसलिए आप ही से पूछना पड़ेगा। उस पार्टी के लिए मैं तो ना देने वाले हूं ना लेने वाले, मैंने रिपोर्ट करना है। जवाब उसका मैं जवाब देता हूं आपको, अभी देता हूं उसका जवाब। खुर्रम साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एनआरओ मिला। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एनआरओ कोई नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब ने, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने रहा किया, उसी कोर्ट ने बल्कि दूसरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस जेआईटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंका और नैब को दोबारा री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। ये किसी वज़ीर आज़म से या किसी ऐसी कुव्वत से, किसी आमिर से या किसी और लोगों से नहीं मिला। इसको हम एनआरओ कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दिया, ये बहुत सारे सियासी लोगों का यहाँ का तजिया इसी नौयत का है। जो खुर्रम साहब ने बात कही, कई और भी इनके साथी सियासी जो हैं वो इस तरह के वो देखें जी, उनकी हर किसी की जाती राय हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एनआरओ नहीं देगी ना। सुप्रीम कोर्ट खुद तो उसको रद्द कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट किस बात का एनआरओ देगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रिपोर्ट जो कि जिसके लिए बड़ी मतलब शोर गुल था, हंगामा था और जिसके लिए मतलब पूरा मीडिया ट्रायल होता रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनको मतलब उन्होंने एक तरफ डाल के और कहा कि दोबारा री इन्वेस्टिगेट करें। तो इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं मानी। अगर मानते तो वो मुख्तलिफ हिदायत दे सकते थे। और शुक्र है अल्लाह का कि मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था, किसी हुकूमती अहदेदार की तरफ से नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो रिपोर्ट बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी नहीं किया, लेकिन नैब को भेज के जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो उससे मुख्तलिफ है जो नवाज शरीफ वाले मामले में जेआईटी के ऊपर। अगर वो एक्सेप्ट करते नदीम मलिक साहब, अगर वो एक्सेप्ट करते तो ऑर्डर कुछ और किस्म का होता ना फिर, और मतलब वो हिदायत देते कि रेफरेंस दाखिल कर दो। इन्होंने तो 16 रेफरेंस बना के भेजे थे। अच्छा आप दूसरा देखें कि मेरा नाम उसमें कैसे आ गया, मैं तो उसमें नहीं था। और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने खुद मासूम करार दिया चीफ जस्टिस साहब ने। मैं तो मतलब उस दौरान हुकूमत में भी नहीं था और न ही मेरा उस रिपोर्ट में जिक्र भी है। मेरा नाम भी डाल दिया गया, एक दो और वज़रा हैं उनके नाम डाल दिए गए जिनका जिक्र भी नहीं है रिपोर्ट में। तो गुज़श्ता रोज़ जब जमानत की कंफर्मेशन की उन्होंने नवाज शरीफ साहब की उस वाले अजीज़ जो 3 अपार्टमेंट्स वाला केस था, उसमें उन्होंने मरियम के लिए भी कहा कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है। तो मुझे तो लगा कि काफ़ी गुंजाइश पैदा हो गई है बिलावल के लिए भी और मरियम नवाज़ के लिए भी। तो मतलब चीज़ें देखें जी, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो उनको पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जैसे जुडिशरी के पास आ रही है फॉर्मली इनफॉर्मली, तो उनके रवैये उनकी चीज़ों में फ़र्क आएगा और इंशाल्लाह आगे भी आएगा। आप देखिएगा कि ये चीज़ें जो कि हमारा मीडिया ट्रायल होता रहा कई महीनों से, वो ख़ुद ब खुद वक्त के साथ ख़त्म होगा और मतलब ये चीज़ें रुकनी नहीं है। पहले भी इस तरह के एहतसाब 11 साल जरदारी साहब का एहतसाब होता रहा। सर वो 11 साल से ये वाला मामला मुख्तलिफ था। इसके लिए कोई मीडिया कोई चीज़ें चलें जी, कोई कुकड अप चीज़ें लेकर नहीं था रहा। एक रिपोर्ट थी FIA ने बनाई, उसने आइडेंटिफाई की आप लोगों की ट्रांजेक्शन और हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। अब उसका जवाब कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन जिस तरीके से मामला लेकिन मकसद ये कि न मीडिया जो है वो जुडिशरी है फैसला करने का, न FIA है। उन्होंने कोर्ट में दे दिया, अब कोर्ट्स में जब आएगा तो देखेंगे ना फिर मतलब वहाँ बात होगी, हकीकतें खुलेंगी, गवाहियाँ होंगी। माजी वाला केस वो था जहाँ पर सैफुर रहमान जस्टिस क्यूम को फ़ोन करके कह रहा था कि 7 साल की सजा दो, मियाँ साहब खफा हो जाएंगे। ये वो वाला मामला नहीं था, वो तो टेप हो गया मुख्तलिफ था। वो तो एक टेप आई ना सामने, वो तो टेप हो गया ना, जो टेप नहीं हुए वो तो रिकॉर्डिंग हो गई थी। वो देखें ये वाला मामला उससे मुख्तलिफ था। ये तो लेकिन यहाँ मामला थोड़ा फर्क है, इसमें ओपन इन्वेस्टिगेशन मामला थोड़ा फर्क है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत फर्क होगा। चीजें बहुत ऐसी नहीं होती जो जिस तरह मीडिया में प्रोजेक्ट किया आप लोगों की और 2 स्टेजेस हैं आप लोगों की। एक तो वो थी जब आपने ईंट से ईंट बजाई और पाकिस्तान से चले गए, फिर जस्ट बिफोर इलेक्शन जब नवाज शरीफ साहब का मामला सजा वाली तरफ चला गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा गुंजाइश पैदा हुई और पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की नशिस्तें उससे भी ज़्यादा मिल गई जो 2013 में मिली थी। सिंध में आपकी नशिस्तों की तादाद 2013 से ज़्यादा बढ़ गई।
और अब ये वो वाली स्टेज है पोस्ट JIT। तो इसका मतलब देखो इसका मतलब है लोगों ने हमारी बात पे यकीन रखा ना। वोट तो लोग देते हैं, वोट तो कोई और नहीं देता जी। नहीं, खिलाई मखलूक वोट तो नहीं देती, वोट तो लोग डालते हैं। लोगों ने हमें मैंडेट दिया, लेकिन हमें ये जो ऊपर नीचे होती है जो पॉलिटिकल फॉर्चून्स हैं, इनकी समझ नहीं आई अभी तक। ये NRO की शक्ल है या क्या शक्ल है? मिली हुई हुकूमत पर हमले हो रहे हैं। नदीम मलिक साहब, अभी आप देखें कि मैं मैंडेट की तरफ आता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल फॉर्चून्स चेंज कैसे होती हैं सर? मैं इसको आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं क्या हम वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले बयान भी हमारे पास हैं? पॉलिटिक्स मैं आपको एक दो और बयान सुनाता हूँ जी। एक तो जो पाकिस्तान को इमदाद मिली बाहर से, जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, उसके ऊपर बयानात हैं जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान को इमदाद जो मिली है फौज की वजह से मिली है। आर्मी का पहले चीफ का रोल है ना, उसमें तो शक शुबा तो है नहीं। आपको बयान सुनाते हैं, रोल है वो आर्मी चीफ का रोल है। मैं आपको बयान सुनाता हूँ जी, सुनाइएगा जी। जरदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के बयान सुनाइएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई कमाल नहीं। अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है, ये लोन मिल रहे हैं। ये फैक्ट है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जरदारी साहब ने क्या कहा वो भी दिखाएगा। पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इंस्टीट्यूशन के चीफ को मिल रही है, वो ज़रूर इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को और पाकिस्तान को मिल रही है। इसलिए कि हमारे दोस्त पाकिस्तान को फेल स्टेट नहीं देखना चाहते। चंद साहब, ये कैसे अदल बदल होता है? ये मुझे नहीं समझ आया। आप तो 3 साल के लिए हमने हमेशा रहना है। ये आपने देखा गेट नंबर 4 में और गेट नंबर 1 की जो राहदारियों के मुसाफिर उनके बयानों में कितना फ़र्क होता है। देखिए, मैं जरदारी साहब ने फिर भी कहा कि इंस्टीट्यूशन की बात की। चलो, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की इस बात को पॉजिटिव लेता हूं। शहबाज साहब ने, जरदारी साहब ने एक ही बात की, इस बात को मैं एक अप्रिशिएट करता हूं कि चलो, कल तक जो इल्ज़ामात लगाते थे, खलाई मखलूक कहते थे और बहुत सारी बातें करते थे हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, चलो शुक्र है आज उन्होंने अप्रिशिएट किया पार्लियामेंट में। मैं इस पे मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम मैं खुश हूँ एज ए पाकिस्तानी। लेकिन इसके पसे पर्दा क्या है ये खुर्रम साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब रवैये चेंज होती हैं तो कोई उम्मीद से चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी अगर उन्होंने डाल दिया तो आपके हालात क्या हैं, अपना भी तो बता दें। हमारे हालात में हम देखिए, मेरी बात सुन ले। एक उन दोनों ने तो जब भी डाली है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। मैं कहता हूँ जब भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेंगे या पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, क्या करेंगे? नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो हम वेलकम करेंगे। ये तो डेमोक्रेटिक तरीका है ना, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है? आपके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, आप हुकूमत छोड़ देंगे। 4 वोटों की मेजॉरिटी अगर आप देखें, ये तो अगर आप नहीं, आप ये मेजॉरिटी में ये बना के हुकूमत बना के देख, खुर्रम साहब से पूछ लें इसका जवाब। तो इसमें हमें कोई इतराज नहीं। जहां तक तल्लक है, देखिए हमने कहा है, हाँ, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है 35 ईयर्स या पुराना क्या, उसका अब हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हम सिर्फ इसी में अटके रहे और अब सिर्फ बचाओ चमड़ी दमड़ी बचाओ के चक्रों में पड़े रहे तो ये मुल्क, खुदा न खास्ता, ये मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। बताइए खुर्रम साहब, क्या मुल्क देखो, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम के आप एक एक क्राइसिस का नाम ले लें, आप यकीन जाने, आप बाजार में जाएं, हर जगह पे जाएं, क्राइसिस है। वो क्यों है? आपने वो कोई 6 महीने के पैदा कर दिया? आपने किया है? नहीं, ये गलत बात है। वो कहा अगर तो 6 महीने का साहब ने दोनों ने कहा। हाँ, मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल नालायक मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर तो ये स्टील मिल प्रॉफिट में छोड़ गए, हमने आते ही लॉस में कर दी तो हम जिम्मेदार। PIA ये प्रॉफिट में छोड़ गए, रेलवे को ये प्रॉफिट में छोड़ गए, सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो 1100 अरब से कम छोड़ गए। आपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट कितनी छोड़ गए, इस मुल्क के ज़खायर कहाँ के छोड़ गए, इस मुल्क के वो देखे ना दहशतगर्दी की जंग, हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात कहाँ पे छोड़ कर गए। ये सारी चीज़ें देख ले। अगर मैं किसी चीज़ में हमने बेहतरी की है वो हम तस्लीम करेंगे, जिस चीज़ में हम बेहतरी नहीं कर सकेंगे हम तस्लीम करेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की है तो वहाँ ये फिर कहेंगे कि वो आर्मी ने किया, आपने नहीं किया। देखिए, आर्मी भी तो हमारी है ना यार। खुर्रम साहब से पूछे, उनकी भी आर्मी है, खुर्रम साहब की भी है। आर्मी हमारी है ना, कोई इंडिया की तो नहीं है, अफगानिस्तान की, पहले तो नो कॉन्फिडेंस इन्होंने कहा ला सकते हैं तो ले आए।
क्या ऐसा कोई है? खला से जमीन में तो ये आ गए ना, कम से कम ये फर्क तो पड़ा है, ये भी हमारी वजह से हुआ है। जो खला से जमीन में आ गए। बात की गई है कल पार्लियामेंट में भी हुई है कि ये अपनी नाअहली और बेतदबीरी के बोझ से गिरेंगे, क्योंकि जो ये मेरे भाई बात कर रहे हैं कि जब हमारे दौर के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, हम 4% से कम छोड़ कर गए थे, आज वो 6.5% के ऊपर है। तो जब लोग चीख रहे हैं पूरे मुल्क में लोग चीख रहे हैं कि सर्दियां होने के बावजूद 6 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि पाकिस्तान में कैपेसिटी पूरी तरह मौजूद है कि 1 मिनट की लोड शेडिंग में ना हो, तो लोग तो चीखेंगे। जब लोग ये चीखेंगे कि जब इस मुल्क में गैस लाने के तमाम जराए मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और फिर भी मुल्क में साइट बंद हो जाता है, 5 लाख लोग बेरोजगार कराची में, आपने तरक्याती फंड रोक दिए हैं, 5 लाख लोग। क्या इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे? जी, नो कॉन्फिडेंस इट्स टू सून, अभी इनको 6 महीने भी नहीं हुए। तो ये अभी आप देखें, ये जब बजट आएगा, जो एनुअल बजट का टाइम आएगा, एक तो ये बजट लेकर आ रहे हैं 23 को आ रहा है, 23 को आ रहा है मिनी बजट, लेकिन जब बजट का टाइम आएगा उस वक्त ये फैसला मुतवक्को है कि हमने जो है इस हुकूमत को वाकई फॉर्मली जो है इस अटैक करना है कि नहीं करना। फिलहाल तो इट्स टू सून। आज जनवरी में प्रोटेस्ट वगैरह मार्च अप्रैल की खबरें ये चला रहे थे कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथी। क्या जी नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी सड़कों पर अगेन इट्स कबल अज वक्त है। असल इशू यही है कि हर बजट टाइम जो है वो आप देखिए ना इन्होंने हर रोज 17 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं, कैलकुलेशन आ गई है। मतलब है आपका मे टारगेट करेंगे आप कि उस टाइम पे आप देखेंगे कि इनके खिलाफ अब आपने जी सिचुएशन जो है वो देखे ना, कौम को भी वक्त लगता है एक नई हुकूमत को पूरी तरह जज करते हुए। उनके सामने है कि जो कर्जा चीखते हुए हुकूमत के अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने पिछली दोनों हुकूमत के से ज्यादा कर्जे रोजाना 17 अरब रुपए के कर्जे ले लिए 5 महीनों में, एवरी सिंगल डे 17 अरब रुपए, नंबर्स आ गए 2.24 ट्रिलियन के। अब जब लोग ये कहेंगे कि ये जो खुद चीखते थे कि जी हमने जो है वो हम तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेव करते हैं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, और 309 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो वज़रा को मिल गए हैं, तो लोग इस पर गौर करेंगे कि जो खुद, फिर मैं दोहराऊंगा कि जिनका आज तक भी बनी गाला जो है वो गैर कानूनी तामीर है, तो गरीबों की छत की एक ईंट गिराने से पहले बनी गाला को गिरना चाहिए। अच्छा, छत गिराने की बात करते हैं। मैं ये बात करता हूं, इसलिए नहीं देखिए, खुद कहते थे ना मुझसे एहतसाब शुरू करें, कौन सा एहतसाब शुरू हुआ है भाई? आप कराची अब देखिए ना, मैं अगर नैब है, अगर इनका खानदान की तरफ से, हमें दुख से कहना पड़ेगा ना, इनकी पार्टी ने जब टब्बर का लफ्ज यूज करना शुरू किया तो फिर अपने टब्बर का इनको भी अब जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप दूसरों के जो है खानदानों के ऊपर हमला कर दें और फिर आप अपने खानदान जिनके ऊपर अजीबोगरीब जो है वो बातें आ रही हैं। खलाई मखलूक के लिए तब्दीली कैसे पैदा हुई आपके नारों में? जी, खलाई मखलूक के लिए तब्दीली कोई पैदा नहीं हुई। इशू यही है कि एक हुकूमत बदली है, हमने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के नारे पर आज भी खड़ी है। वो आज हो 2 साल बाद शाबाशी दे रहे हैं आप फ्लोर ऑफ द हाउस। जी देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि जो इनकी हुकूमत के कारनामे हैं वो ये है, खलाई मखलूक के नारे मारते थे ना। कारनामे ये हैं कि अफवाज पाकिस्तान को जाकर, अगर हम बतौर इंस्टीट्यूशन भी मान लें, एक इनको चाइना के साथ जाके इनके वुज़रा के बयानों से इन्होंने हालात ख़राब किए, इनको जाकर ठीक करने पड़े, फौज को ठीक करने पड़े। गए ना जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद तशरीफ ले गए और सऊदी और यूएई से ऐसे सऊदी अरब और यूएई जाने से पहले, वजीर आज़म के जाने से पहले जो आर्मी चीफ है उन्हें 2 दफ़ा जाना पड़ा उन ममालिक में इन मामलात को सीधा करने के लिए। इससे पहले तो वो भी आप कहते हैं फौज की वजह से मिली? जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनको एक दफ़ा इस मामले में 1 शॉट इंजेक्शन हो गया है। इन्होंने इतना 17 अरब रुपए का रोजाना कर्जा लेकर भी जो अमेरिका पाकिस्तान के मामला सीधे नहीं हुए। अमेरिका के साथ मामला आगे चले, वो पहले कहते थे कि आपको IMF नहीं लेने देंगे, और इंडिया के साथ उसमें भी फौज को ही आप क्रेडिट देंगे? जी, मैं क्रेडिट दूंगा ना, क्योंकि ये वैसे भी असूल होना चाहिए, जिसको क्रेडिट है उसको डिस्क्रेडिट भी मिलेगा। वो तो ऐसे ही हो, ठीक है भैया, ये नहीं हो सकता कि क्रेडिट अगर शाबाशी एक और बुरा बात दूसरे को नहीं आप करेंगे। अब इशू ये है कि अमेरिका के साथ आपकी पार्टी ने पोजीशन ली फ्लोर ऑफ द हाउस से, मैं तो आपसे वजाहत मांगूंगा। अमेरिका ने जो हालात, मेरे तो इनको बड़ी खुशफहमी है कि शायद अमेरिका से मेरी नजर में ऑन द ग्राउंड अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए। अमेरिका के ताल्लुक उसी नहज पर चल रहे हैं जिस पर चल रहे थे। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस मुल्क की फौज मेरे मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है आज मेरे पे, उस वक्त तो अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की थी
हम आज भी करेंगे। आज ये कह रहे हैं कि ये कर्जे भी सिपा सलार ला रहे हैं, ये गारंटी भी सिपा सलार ला रहे हैं, सी पैक की गारंटी भी सिपा सलार ला रहे हैं। तो आज ये खुद क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ ये कहूंगा कि हम अप्रिशिएट करते हैं। शुक्र है इन्होंने इदारों को मलाइन करना खत्म किया। शुक्र है इनको जाते जाते आज साकिब निसार भी अच्छे हो गए। शुक्र है ये आइंदा आला अदलिया का एहतराम करेंगे। ये जलसों में 5 जजों का नाम नहीं लेंगे, 5 में से 3 को तो माफ़ कर दिए इन्होंने जाते जाते, बाकी को भी ये कर देंगे। ये मेरे लिए तो एज ए पाकिस्तानी ये अच्छी बात है कि चलो हम इदारों की मजबूती चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि इदारों की इज्जत की जाए, हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस साकिब निसार ने जब लेकिन इनका बयानिया मियां साहब का बयानिया चेंज हो गया, अब छोटे मियां साहब का बयानिया आया। छोटे मियां साहब का मैं एक और स्टेटमेंट सुनाऊंगा, उस पर रशीद साहब का और बड़े मियां साहब का बयानिया। ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर शहबाज साहब ने कुछ कहा आज, वो भी बयान दिखाएगा जी। सिर्फ याद दिलाने के लिए कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट, जिसने फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए एक ये इनिशिएटिव लिया और उसका नतीजा ये है कि फ़ौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर ज़रब पर रद्दुल फ़साद की वजह से जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर बेपनाह उसका ख़ात्मा हुआ और बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स ने उस ज़माने में जो बनी, उसका एक खौफ पैदा हुआ, खौफ तारी हुआ और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी में बहुत कमी आई। तो खुर्रम साहब काफ़ी नरमी और गुंजाइश पैदा कर ली। छोटे मियाँ साहब का खैर बयानिया पहले भी मुख्तलिफ था इस मामले में, लेकिन उन्होंने आज उसको और ज़्यादा रीअसर्ट किया। नहीं भाई साहब, जब हमने मिलिट्री कोर्ट्स की अमेंडमेंट पास की थी तो तब भी तो नरमी थी ना। नरमी ये थी कि हम सब ने मिलकर उस वक्त जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ मिलकर लड़ना था, और उस मिल के जो बड़ी लड़ाई थी उसका एक हिस्सा मिलिट्री कोर्ट्स थे। अब ये फिर एक पॉलिटिकल जजमेंट होनी है, क्या हमें इनको आगे लेकर चलना है, किस इसी फॉर्म में लेकर चलना है जिसकी फॉर्म में हमने 4 साल पहले अप्रूव किया था, या इसमें कोई मजीद चेंजेस लेकर आने हैं, और उसके रिजल्ट्स भी हम देखना चाहेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। बयानिए में लगा नहीं आपको कि काफ़ी ज़्यादा नरमी है, मोहब्बत का इजहार हो रहा है? नहीं, देखिए एज आई सेड, अगर नरमी थी तो नरमी तो 2015 में थी ना, जब हमने जनवरी 2015 में क्या अप्रूव किया पोजीशन होगी? ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला बिल्कुल अभी फौरी तौर पर हाउस के अंदर आना है और वहाँ पर तमाम जमातों को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई पार्टी वैसे नहीं पास करवा सकती इसको, ना कौमी असम्बली से ना सेनेट से। देखिए जी, इसका तो जो भी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी सपोर्ट की थी, क्योंकि ये पूरे का पूरा सिलसिला जो है दहशत गर्दी से जाके मिलता है, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर अपनी पॉलिसी न होते हुए भी कुछ पार्टियों ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने तो ओपनली भी कहा था, रज़ा रब्बानी वगैरह साहब ने, लेकिन हमने सपोर्ट की थी। और लेकिन उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी जरदारी साहब से बात की थी, और पार्टी की हाईएस्ट लेवल पर लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट्स थे, रब्ता था, और उसके बाद असेंबली में साथ चलने की एक हर पार्टी की ख्वाहिश थी और अपोजिशन को साथ लेके चला जा रहा था। तो इस वजह से वो चीज़ हो गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने पॉलिसी के हट कर भी इसकी सपोर्ट की ताकि मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो। अभी आप क्या करेंगे? आया है, आप अपनी राय दे दें इम्तियाज़ साहब। अभी सूरत हाल ये है कि सूरत हाल ये है कि अब ये तो हुकूमती पार्टी का काम है कि वो अपोजिशन से भी बात करे, मुख्तलिफ पार्टियों से भी बात करे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मतलब तलवारें निकाली हुई हैं और अपोजिशन के गले काटने के चक्कर में सुबह से शाम तक उनको, और जो जिस तरीके से बदकलामी की जा रही है वफाकी वज़रा की तरफ से, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस मुँह से आके ये बात करेंगे, किस मुँह से आके वोट लेंगे? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अगर आता है तो आपकी जमात इसको सपोर्ट करना चाहेगी या अपोज करेंगे? देखें जी, हमारी जमात से रब्ता करें ना, वज़ीर आज़म साहब जरदारी साहब से रब्ता करें, हमारे चेयरमैन से रब्ता करें, उसके बाद पार्टी क़यादत फैसला करेगी, और हम पाकिस्तान के मफाद में कोई भी फैसला कर सकते हैं, उसके बेहतरी में होगा। लेकिन ये लीड रोल तो जो हुकूमत में पार्टी बैठी है उसको लेना है। वो कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मामले में कुछ 1.5 महीना पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक इनिशियल ड्राफ्ट रखा गया था, उसके बाद से कोई राब्ता नहीं। मैं आपको एक बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, फिर नदीम अफजल चंद से इसके ऊपर जवाब लेते हैं। दिखाएगा क्या क्या बिलावल? फौजी अदालतों में तौसीब पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, आप हिमायत करेंगे? देखो, अपोजिशन
का मुख्तलिफ स्टैंड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CSC ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। लेकिन सर आपके उससे लग रहा है कि मुस्बत ही जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे बिल को? मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मैं बिलावल की ज़ाती सोच को जानता हूँ, मुझे पता है उनकी सोच क्या है, उनके नज़रियात क्या हैं, वो मुझे पता है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट्स करूँगा। लेकिन अभी हुकूमत ने, मैं सच्ची बात इसलिए कमेंट्स नहीं करना चाहता। वैसे तो मैं एक जर्नल, आपको पता है मेरी राय का भी, मैं जर्नल इसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट, क्योंकि मैं आज स्पोक्स पर्सन भी बना हूँ, तर्जमानी करनी है वज़ीर आज़म की, अब मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन तो दो जमातें हैं। ये बता दें कि तर्जुमान असल में है कौन? आधा दर्जन हो गए टीम है, सारे तर्जुमान। मैं सबसे जूनियर हूँ सर, ये सबसे जूनियर मैं हूँ। जरा गिनवा देना कि हैं कितने लोग हैं? नोटिफाइड और सर्टिफाइड मैं सारे, मेरे और सब सीनियर है, मैं उन सबसे जूनियर हूँ, मैं सबसे छोटा पॉलिटिकल वर्कर हूँ वहाँ पर। देखिए, PMLN और पीपल्स पार्टी ने एक बात बिल्कुल सही की कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, तो आप हुक्मरान जमात हैं, इनसे राब्ता करिए, अगर आपने फैसला हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इनके बयानात से आज अंदाजा हो रहा है कि हमारी सपोर्ट भी करेंगे। आपको अंदाजा भी हो रहा है, सपोर्ट आपकी वजह से नहीं करेंगे, नहीं, इनकी तब्दीली नजर आ रहा है, किसी और वजह से करेंगे, इनकी तब्दीली, आप इनका यू टर्न नजर आ रहा है, इनकी मोहब्बत पैदा होगी, इदारों की मदद लेनी पड़ेगी, इनका यू टर्न नजर आ रहा है। इनके कहने आप अल्लाह वास्ते करेंगे इंशाल्लाह, लेनी क्या पड़ेगी, इदारों की मदद, आप हमारे ममनून हो गए इंशाल्लाह। आप अभी गवर्नमेंट इदारों की मदद के बगैर मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या किया है। पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है ना, मतलब ये जो चाइना या सऊदी अरब या UAE हमारे वो इम्तियाज शेख साहब, आप कह रहे हैं कि इनको इदारों की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि आपने इदारों की मदद के बगैर इनको वोट भी नहीं देना। पाकिस्तान की मदद की है, ये पहली दफा तो मदद नहीं हुई उनकी तरफ से, वहाँ भी मतलब हमारे इदारों ने मदद की, कोशिश की, जाके बात की, पहले ग्राउंड वर्क किया। तो सर ये वोट लेने के लिए भी इदारे मदद करेंगे। अभी हमारी पार्टी का देखिए, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मिलिट्री कोर्ट्स पर पहले ही वाज़ेह है, हमारे चेयरमैन ने भी बात की है, इससे पहले भी लीडर पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में कभी कभार तब्दीलियां करनी पड़ती हैं अपनी पॉलिसीज पे। लास्ट टाइम क्योंकि हालात मैं कर लूंगा पूरे पाकिस्तान अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो मैं राब्ता कर लूंगा, हो जाएगा राब्ता इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में ये फैसला हो जाएगा। इसमें मतलब उन्होंने अगर मदद करनी होगी तो, लेकिन उनकी जो आला क़यादत है वो हमारी आला क़यादत से बात करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बैठेंगी, मुल्क के हालात देखेंगी, उसके बाद फैसले करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? जो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए वो जरूर करेंगे, लेकिन ये कोई रास्ता कोई छोड़ नहीं रहे, ये रास्ता कोई छोड़ नहीं रहे। आज भी फवाद चौधरी साहब यहाँ आए हैं कराची में, उन्होंने आते साथ हमले की बात की, वज़ीर आला को हटाने की बात की। भाई तुम कौन होते हो वज़ीर आला को हटाने के वाले? अगर हटाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी, MPA करेंगे, और हमारे वज़ीर आला को मुकम्मल हिमायत हासिल है पार्टी की लीडरशिप की और MPAs की। तो मतलब ये कि हम हटा देंगे, गुब्बारे में हवा निकाल देंगे, अरे भाई आपकी खुद अपनी हुकूमत 7 वोटों पे खड़ी है, आप बता के 30 MPA से बर्तरी से हुकूमत बनने वाली को आप कैसे कराएंगे? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई MPAs का कोई कंसेप्ट दावा किया मुझे बताया कि 12 MPAs हमारे रास्ते में नहीं, वो तो ऐसे गिरती है जैसे आपने बलूचिस्तान में गिराई। मैं इनको चैलेंज देता हूं, उसी तरीके से गिराने की तैयारी में आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं इनको चैलेंज देता हूं, एक MPA ला के दिखा दें, बाकी हम दे देंगे इनको। ये मेरा चैलेंज है इनको, फवाद चौधरी को, और टॉपिक ही नहीं है हमारा, ये टॉपिक ही नहीं है, ये प्रायोरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी गिराने का। इस वक्त टॉपिक होना चाहिए डूबती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, गैस की कमी, बिजली की कमी, ये टॉपिक। मैं ब्रेक ले लूं, आप इकोनॉमी के ऊपर जरा बताइएगा कि हालात क्या हैं, क्योंकि 3 नुकात जो आपने एग्री किए हैं उसमें से एक इक़्तिसादी सूरत हाल भी है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुरम साहब ये कहते हैं कि सारा किया धरा PMLN की हुकूमत का, हम तो अभी आए हैं, सर मुंडवाते ओले पड़ गए, संभाले नहीं पड़ रही अब इनसे। नहीं मलिक साहब, जो आज अपोजिशन ने बात भी की ना कि जी मईशत का मामला वो इकट्ठा हो गया ना जी, एक सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है,
बिजली नायाब है, गैस नायाब है, खाद कमयाब है, डॉलर गरायाब है, अवाम बेअसबाब है। ठीक है जी, अवाम बेअसबाब, शायरी शुरू कर दी हमने जी। देखे ना, मुश्किलें पड़े तो शायरी करनी पड़ती है ना। अवाम बेअसबाब है और ये अवाम को सब याद है, अवाम को याद भी है। दूसरा ये कि सिफर तरक्याती अखराजात हो गए हैं और इसी वजह से इनका जो हाल है वो ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात है। तो अब ये इश्यूज इनके ये हैं कि जो बिजली अवेलेबल थी, ये बहुत, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि गैस की शिपमेंट क्यों नहीं ली गई वक्त पे, जिसका नतीजा, दो नतीजे हुए। वो ये कि एक, सिंध 7 दिन बंद रहा, पंजाब बंद रहा, सीएनजी पे एक दफा फिर लाइनें लगी। एक तो वो कमी, दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज जो पाकिस्तान के सस्ती बिजली बनाने वाले प्लांट थे गैस के ऊपर, वो आधी कैपेसिटी पर चल रहे हैं और फर्नेस ऑयल दोबारा से अरबों डॉलर उड़ गया, 140 पे आ गया, रिजर्व नीचे चली गई, टैक्सेशन नीचे चली गई, हो क्या रहा है ये नहीं समझ आ रही। ये इन्होंने जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि एट द सेम टाइम इनके पास ये बहाना भी नहीं रहा कि जी तेल महंगा है। आज तेल हमारे मुकाबले में जहां 75-80 डॉलर के ऊपर हम छोड़ गए थे, आज तेल जो है 45 से 50 के दरमियान है। तो तेल का इतना बड़ा डिविडेंड मिला है, उसके बावजूद ये मैनेज करने से कासिर हैं। ये डॉलर मैनेज करने से कासिर हैं, ये पाकिस्तान का बजट मैनेज करने से कासिर हैं, ये पाकिस्तान की बिजली मैनेज करने से कासिर हैं, ये पाकिस्तान की गैस मैनेज करने से कासिर हैं। बताइए कंप्लीट जो मिसमैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल से अलहदा, कि एक तरफ तो पार्लियामान में कानून साजी नहीं सिर्फ इल्जाम साजी हो रही है, और दूसरी तरफ जो है हमारे सामने कि इकोनॉमी में एक मुकम्मल हमें तबाही और इम्प्लोजन नजर आ रहा है। इम्प्लोजन। मैं देखें, मेरे भाई ने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं इनको बता दूं कि क्या जो इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो अरबों रुपए के ये छोड़ के गए हैं, हमने कोई एक प्रोजेक्ट भी रोका है? वो सारे प्रोजेक्ट भी हमने मुकम्मल करने, मैं लिस्ट पढ़ के सुना दूं जितने कैंसिल किए। नहीं, मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुने ना। पंजाब देख लें, आप फेडरल गवर्नमेंट देख लें, 2 गवर्नमेंट, सिंध तो चलो आप पीपल पार्टी की दोबारा गवर्नमेंट आ गई, वहाँ तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह आपने तजावजात के एम्प्रेस रोड का जिक्र किया, अब वो अदलिया जाने और सिंध हुकूमत जाने, उसमें पहले ये बता दें। इकानमी की मैं बात जो आप कह रहे हो, मैं कहता हूँ कि इकानमी के इनके हिडाकिज़म तक सारे मसाइल थे। FBR को ये तबाह बर्बाद करके गए। कोई हम रिवैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं, जब रिवैम्पिंग होगी तो कुछ हालात मुश्किल भी होंगे। यकीनन कई मामले पे हमारी कमजोरियां भी हैं, कई मामले पे कुताहियां भी छोटी छोटी हुई होंगी। ये बाद वाली 2 बातें ज्यादा दुरुस्त नजर आती हैं। नहीं, मेरी बात, लेकिन आप ये कहें, आप कोई एक स्कैंडल बता दें प्राइम मिनिस्टर का, अच्छा मेरी बात मुझे मुकम्मल तो कर लेने देना। आप अपने जितने इदारे में पहले, आप कोल प्लांट से लेकर IPPs जितने, सरगुजा डेट आप कितना छोड़ गए, पीओ पार्टी कितना छोड़ गई थी, आप उसे डबल छोड़ के गए। जब आप कह रहे हैं जी कर्जे, आपने तो गिरवी रख दी, मोटरवेज गिरवी रख दी, एयरपोर्ट्स गिरवी रख दी, रेडियो पाकिस्तान को गिरवी करने की कोशिश की। कौन कौन सा काम आपने तो घर के बर्तन बेचकर आप गए हैं भाई। आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। हमने तो ना लोगों को नौकरियों से निकाला। आप तो देखें, कोई एक इदारा बता दें जिस इदारे को आप आइडियल बना के, मैं बार बार सवाल करता हूं, एक इदारा बता दे जो कहे जी ये आइडियल हम इदारा बना के गए थे, इतना खूबसूरत हम बना गए थे, पीटीआई गवर्नमेंट ने इसको तबाह कर दिया। एक इदारा बता, मैं आइडियल तो नहीं कहूंगा, मैं ये एक इदारा बता दे, एक इदारा बता दे मुझे, बस इदारे का नाम बता दे। आइडियल नहीं है। नहीं, सुने मेरी बात सुने। FBR की कलेक्शन 2012-13 जो पीपल्स पार्टी का आखिरी साल था, 2048 अरब रुपए थी, और जब हम गए हैं तो FBR की कलेक्शन 4038 अरब। वो आपकी एमएसपी स्कीम आई थी सर, जो भी था, स्कीम आई थी, वो FBR उस स्कीम की वजह से रेवेन्यू बढ़ा। सर आप एवरेज निकालें सालाना, अब ये कहानियां ना डालें ना जी। बात ये है कि जब हमें हुकूमत मिली, ये वेरीफाइड रिपोर्टेड नंबर्स हैं कि हम पाकिस्तान का रेवेन्यू डबल करके गए हैं 2048 से 4038 के ऊपर। ये चले आप जो मर्जी कर लें, ये वही एमनेस्टी स्कीम है ना जिसमें मोहतरमा अलीमा खान साहब ने भी अपनी न्यू जर्सी की जो प्रॉपर्टी है, आपके 5 साल के कोई पब्लिक फिगर तो नहीं है ना, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है ना, तो कितने पब्लिक ऑफिस? बात ये कि जिस तरह भी था FBR ने, उसी FBR ने 2048 अरब इकट्ठा करता था, उसने 4038 अरब रुपए इकट्ठा किया। वही पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम थी
जिसने पाकिस्तान को 5.8% ग्रोथ रेट डिलीवर किया, 3.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डिलीवर किया, 6.8% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट डिलीवर किया। डिलीवर भाईजान मेरी बात जब हम गए हैं तो 16 बिलियन 42 करोड़ डॉलर के डिपॉजिट्स मौजूद थे। तो ये देखें ना, इनका ये क्या थे, 16 अरब 42 करोड़ कितनी थी और आपका फॉरेन रिजर्व कितना था और टोटल कितना छोड़ गए 16 बिलियन। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट गई है 16 ये जो हम कर्जा पे बैक कर रहे बिलियन के, हैं, अवाम को तो अवेयरनेस कर्जा पीटीए गवर्नमेंट से पहले कर्जा पता चला है कि आपने लोकल बैंकों से कितना कर्जा लिया, आपने स्टेट बैंक से कितना लिया हुआ था, आपने कौन सी चीज गिरवी रखी थी, इससे पहले कभी कौन को बताया गया था? इनकी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया कौमी असेंबली को कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट 20 अरब डॉलर का कर्जा वापस करके गई है अपने 5 सालों में। इनकी अपनी रिपोर्टेड, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, इनकी अपनी रिपोर्टेड नंबर। एक्सटर्नल डेट छोड़ के कितना गए थे? एक्सटर्नल डेट है, हमने तकरीबन 10 बिलियन इसमें ऐड किया। 95 बिलियन डॉलर पे आप एंड करके गए। तो इनसे पूछे आप कितना है? ये तो 195 पे ना चले जाए, मुझे ये देखिए ना, लेकिन आप 95 बिलियन डॉलर पे छोड़ गए। जो बात असल में इम्तियाज आइडियल इदारा एक भी नहीं बताया। एक बात करके मेरे भाई से एफबीआर के कलेक्शन में इशू आइडियल इदारा बता दे। स्टेट बैंक पाकिस्तान की बहुत सारे इश्यूज जो थे इकोनॉमी के, वो ग्रोथ से डिलीवर होने थे। 5.8% लेके गए थे, अगर गवर्नमेंट रहती 7% तक जाना था। ये बहुत सारे इश्यूज जो आज हमें नजर आ रहे हैं। इशू ये है कि महंगाई 1.5 गुना बढ़ी है और ग्रोथ रेट जो है वो 4% से नीचे चला गया। इम्तियाज शेख साहब, क्यों इकोनॉमी बैठ गई है? क्या हो गया? ना टैक्स आ रहा है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, रुपया नीचे गिर गया है, रिजर्व गायब हो गए, एकदम से लगता है कि अफरा तफरी पैदा होगी। क्या हो गया? देखें जी, इकोनॉमी जब भी बढ़ती है, जब मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दहशतगर्दी पे काबू पाया गया और मतलब बाकी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ पाकिस्तान का। लेकिन इन्होंने आके, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी और दुश्मनी की हद तक असेंबलियों में और हर जगह पे ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि इन्वेस्टर्स का एतमाद जो है वो लरस गया। और उसके बाद फिर उनकी पॉलिसीज़ और उनकी नाअहली, मतलब मैं तो नाअहली ही कहूँगा कि उन्होंने मतलब हर चीज़ में मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ की कि सिर्फ एक ही इनको आता है लफ्ज़, एहतसाब करेंगे, जेल में डाल देंगे। अरे भाई, आप अपना काम तो करो। बिल्कुल सही कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कि तेल हो, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, हर जगह डॉलर हो, हर फील्ड में इनकी मतलब नाअहली, इनकी इनएफिशिएंसी ज़ाहिर हो गई। कोई संभालने वाला नहीं, इनकी फाइनेंशियल पॉलिसियाँ फेल हो गई और मुल्क में जो डिस्टेबलाइज कर दिया उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को, और इस तरह की तुर्श किस्म की उन्होंने माहौल पैदा कर दिया असेंबली के अंदर और बाहर। यहाँ का इन्वेस्टर, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के लोग सब डर गए। उन्होंने मतलब अपने हाथ भी रोक लिए, इन्वेस्टमेंट भी रोक ली और कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही। और ये मतलब बाहर गए। और जी करिए। भुट्टो शहीद के जो कातिल हैं, भुट्टो उस फलसफे के कातिलों को आज आपको साथ बिठा दिया, ये तुर्श हमने खत्म किया है या बढ़ाया हमने? नहीं, मेरा जो फलसफे के आज देखे भुट्टो साहब वाली, अगर मेरा एक पॉइंट वाली बात करेंगे तो फिर आपको बहुत सी बातें तफसील के साथ अलग प्रोग्राम रखें तो उस पर भी बात करेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट, लेकिन आपने एक काम जरूर किया है, कि आपने अपोजिशन को बहुत करीब कर दिया है। एक बात देखिए, इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक बेतदबीरी मिला दिया है कि ये जितनी दफा सिंध हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का नाम लेते हैं, क्या इनको नहीं अंदाजा कि कराची में हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स बैठी हुई हैं, तमाम मेजर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं उनके हेड्स वहां बैठे हुए हैं। जब भी ये सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का नाम लेंगे, उस दिन कराची की बिजनेस कम्युनिटी, फाइनेंशियल कम्युनिटी रुक जाएगी कि पता नहीं यहाँ की सिंध में गवर्नमेंट चेंज होने लगी है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉलिटिकल डिसीजंस के इकोनॉमी के ऊपर, ये इनको समझ नहीं आ रहे कि ये जिन्हें ये पॉलिटिकल डिसीजन समझते हैं उसके बराह रास्त बहुत ही नेगेटिव और डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। आपकी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अपनी ताकत से ज्यादा बड़ी छलांगे मारने की कोशिश नहीं कर रही। सिंध हुकूमत गिरा देंगे, एक एक को पकड़ के जेल में डाल देंगे। मेरी बात सुने, जब सारा दिन ये देखें ना, जब पॉलिटिकल जो बयान होते हैं वो और होते हैं और एक प्रैक्टिकल चीजें और होती हैं। लेकिन आप क्यों ऐसे आग लगाने वाले बयान देने पे यकीन रखते हैं? मैं एक बात एग्री करता हूँ कि ये पैनिक खत्म होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये मैं इम्तियाज शेख साहब की बात से एग्री करता हूँ, इन बातों से कि ये स्टेबिलिटी होगी तो इकानमी ग्रोथ करेगी, इकानमी पहिया चलेगा और वो हुकूमत का काम है।
लेकिन साथ ये जैम जिस तरह असम्बलीज को इन्होंने जैम किया हुआ है, पहले शहबाज शरीफ को PSC का चेयरमैन बनाने से लेकर उस पर जैम किया, अब आगे कमेटी सिस्टम, ये इतनी कमेटियाँ हमने लेनी है, पंजाब असम्बली की कमेटी हमजा शहबाज को दे दे। तो आप देखें ना थोड़ा सा चंद साहब, वैसे अगर 4 महीने से रोज़ाना सुबह मुझे प्रोग्राम का स्टार्ट इस बात से करना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट से आज नवाज शरीफ ने अंदर जाना है, आज शहबाज शरीफ ने अंदर जाना है, आज जरदारी को जेल होने लगी, आज सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, तरीके से चले ना जी। आप तो ये मेरा हुकूमत के अंदर तो नहीं है सुप्रीम जो भी केस चलाना है तरीके से ट्रांसपेरेंट। शहबाज शरीफ को तो आपने पकड़ा था ना, शहबाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी पकड़ के लेगी। 82 दिन हो गए हैं, शहबाज शरीफ को नैब ने पकड़ा, टुकड़ा तक नहीं। नैब आप समझते हैं हुकूमत के अंडर है, नैब जिसके भी अंडर है उसका काम दुरुस्त नहीं है, कम से कम एग्जीक्यूटिव हुकूमत के अंडर नहीं है वो। ये मुझे डाउट है इस मामले में, मैं क्लियर कह रहा हूँ नहीं है अंडर। आप उसके मामला ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो मामला आगे मामला ठीक होने चाहिए। मैं इसको ले आया ना, मैं पहले भी इनको कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ ने करप्शन करी है तो उसको सजा दें, लेकिन 82 दिन बंदे को अंदर डाल के आप मैं कहता हूँ जो रिफॉर्म्स ये लेना चाहते हैं, जो लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जिसको पूरी कौम भी कबूल करे, कौम शहर को पता हो ना, कौम मुख ना पूरे शहर को पता हो ना कि ये शहबाज शरीफ ने करप्शन किया। जब तक सबूत ना हो तब तक आपको उसे पकड़ना नहीं चाहिए। सबूत तो ढूंढे ना पहले, कितनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए। देखिए मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर नैब तो हुकूमत के अंडर होती नैब, तो फिर तो मैं जवाब देता। वैसे वज़ीर आज़म वाला केस भी मुलाया केस है, वो हेलीकॉप्टर में बैठा है, उस पर नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है। कोई नैब का कुछ करिए, सारे मिलके करिए, नहीं तो आप लोग सारों के केसेस होने भी नहीं चाहिए। इमरान खान के ऊपर रियल करप्शन का इशू नहीं है, हम रोज बैठ के डिस्कस करते हैं, वो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर करप्शन का कोई इशू नहीं है और तरफ से ले जाया जाता है। ये बात कोई आखिरी पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में 1 सेकंड हमने की है ना, कोई इल्जाम लगाता भी नहीं है। ऑन एयर बोल दिया ना जी। दूसरी चीज शहबाज शरीफ की भी बोली है, उस पर भी थैंक यू बोलना चाहिए इनको भी, और मिलकर कुछ करिए, हल निकालिए। शहबाज शरीफ को भी बेमकसद जो है 82 दिन नदीम अफजल और इम्तियाज शेख साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।